हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। लास्ट का टॉपिक हमने पढ़ा था विसर्ग संधि के बारे में, और विसर्ग संधि में मैंने आपको प्रकार भी बताए थे। विसर्ग संधि, देखो विसर्ग संधि में हमने पढ़ा था कि रुद्र, उत्तर, सत्र और एक हमने पढ़ी थी लोक विसर्ग संधि। इसके 4 प्रकार बताए थे, 4 टाइप की। उसमें से हमने उत्तर विसर्ग संधि पढ़ रहे थे। उत्तर विसर्ग संधि, उत्तर में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपसे कहा था कि विसर्ग संधि क्या है? जिस संधि के पूर्व पद में क्या हो? विसर्ग हो, और उत्तर पद में कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो। ठीक है, कोई भी स्वर या कोई भी स्वर या व्यंजन हो विसर्ग के बाद उत्तर पद में। तो हम क्या करते हैं कि वहां विसर्ग जो होने वाला परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। तो यहाँ उत्तर संधि में हमने पढ़ा था, उत्तर संधि में मैंने आपको कहा था कि जो इसमें कंडीशन बनती है, 2 कंडीशन बनती है। इसमें हमने पढ़ा था क्या कि उत्तर संधि में क्या, एक तो हमने लास्ट कंडीशन पढ़ी थी ए के बाद विसर्ग हो और फिर ए हो। तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसका उ आदेश होता है, और ए और उ मिलकर के दोनों क्या हो जाते हैं? ओ। और इस ए का क्या बनता है? अवग्रह। ये हम पढ़ चुके थे इतना। ठीक है, इसके बाद अब हम जो दूसरी कंडीशन है वो अब देखिएगा। अब जो दूसरी है वो उत्तर विसर्ग संधि में यहाँ पूर्व पद में यहाँ पर ए ही होगा। ये ध्यान रखिए, ए विसर्ग ये तो पूर्व पद में होगा ही होगा, और उत्तर पद में क्या होगा? कोई भी, जैसे यहाँ उत्तर पद में हम देखेंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये तो होंगे व्यंजन। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर ये व्यंजन अक्षर होंगे, या ये रे ले वे है। इनमें से कोई एक अक्षर हो। पहली स्थिति थी उसमें क्या था? ए विसर्ग पूर्व पद में विसर्ग से पहले ए होगा, फिर बाद में ए था। तो भी हम क्या करते थे? अभी जो बताया था कि यहाँ पर विसर्ग का उ आदेश होगा और ए और उ मिलकर ओ, और जो ए होता था उसका अवग्रह, उत्तर पद के ए के स्थान पर अवग्रह हो जाता था। अब ये दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति में क्या है कि ए के बाद विसर्ग हो, पूर्व पद में वही रहेगा, लेकिन उत्तर पद में किसी भी वर्ग से मतलब आप समझते हो कै वर्ग का। ये वर्ग का मतलब है कि कै वर्ग का अक्षर हो सकता है कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग। इनके तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर ये हो। इन पांचों वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें इनमें से कोई एक अक्षर आ जाए, या ये नहीं हो तो यह, रे, ले, वे, है हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है, और वही फिर ए प्लस उ मिलकर के क्या बनता है? ओ आदेश होता है। ए और उ मिलकर के ओ बन जाता है, और जो यहाँ उत्तर पद के जो अक्षर है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम उत्तर विसर्ग संधि कहते हैं। ये दूसरी इसकी स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या बनेगी? पहली स्थिति हमने क्या पढ़ी थी? पहली स्थिति में हमने पढ़ा था ए के पूर्व पद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में यानी विसर्ग से जो पहले है वो ए स्वर हो, और उत्तर पद में भी ए स्वर हो, तो पूर्व पद में विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है, और उ और जो ए था वो दोनों मिलकर पूर्व पद में ओ हो जाते हैं, और उत्तर पद का जो ए था वहां अवग्रह हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या बनी है? ए और विसर्ग तो रहेंगे,
लेकिन उत्तर वर्ग में जो ए था वो नहीं आएगा, कोई स्वर नहीं आएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन अक्षर आएंगे। तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर से मतलब मैं बताया है कि कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग या पै वर्ग, इन वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर हो तो उनमें से कोई एक अक्षर आ जाए, या अगर ये भी नहीं हो तो यह, वह, मैं, वह या है में से कोई एक अक्षर हो तो इस विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है, उ हो जाता है, और ए और उ मिलकर के दोनों क्या बनते हैं, ओ। मुख्य रूप से क्या बनेगा, ओ। उदाहरण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी स्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले की बजाय। उदाहरण देखिए, नम है प्लस नम है। एक बात और याद रखना, आप नोट करके लिख सकते हैं। देखो, यश, नम, मन और नम, यश, मन और नम वाले जहां पर ओ की मात्रा आती है इनमें विसर्ग संधि मिलेगी। इसकी पहचान में क्या है, आपको देखो विच्छेद दे रखा है तो हम इससे पहचान करेंगे। अगर वो शब्द होगा जिसपे ओ की मात्रा होगी, अभी मैं बताऊंगा, पहले इस उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए, नमः प्लस नमः, यहाँ जो नमः है, नमः में क्या मिला हुआ है, ए, इसके बाद ए और विसर्ग है, और यहाँ पर क्या है, न और न। ये कौन सा अक्षर है, पांचवा, तै वर्ग का, जो ये तै वर्ग है उसका पांचवा अक्षर है न। तो ये वाली स्थिति बन गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको उ बनाएंगे और यहाँ पर दोनों को मिला के क्या कर देंगे, ओ। तो अब देखिए, ये ओ की मात्रा किसमें जाएगी, मैं में, तो नमो, और यहाँ नमो, शब्द बना नमो नमः है। दूसरा उदाहरण, जैसे यश है प्लस दा। अब यश है प्लस दा है, यहाँ पर वही श में क्या मिला हुआ है, ए, उसके बाद क्या है, विसर्ग, और जो द है, तै, थे, द। अब की बार तीसरा अक्षर आ रहा है, ये तीसरा अक्षर यहाँ लिख रखा है तीसरा, तो भी क्या बनेगा, ओ। तो यहाँ क्या बना, यशो, और बचा क्या, दा, तो शब्द बना यशोदा। ठीक है, तो यहाँ अब जो मैं कह क्या रहा था, देखो जो ये तीन अक्षर हैं इन पे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, इन तीन पे, यश है, मन और नम। ये यश, मन और नम वाले अक्षर है वो विसर्ग संधि में आएंगे। देखो, एक तो हमने ओ की मात्रा हमने गुणस्वर संधि में पढ़ी, गुणस्वर संधि में भी ओ की मात्रा आती है, तो वहां पर भी हमें ध्यान रखना है। अब मान लो शब्द आ जाए, ऐसे शब्द, ये शब्द आ गया, अब यहाँ पर एक मात्रा मैंने बताई थी, एक मात्रा जिन पर है वो गुणस्वर संधि है, आप कहोगे एक मात्रा है, तो यहाँ पर जो ये यश शब्द है, जो ये तीन शब्द लिखे हैं कि यश, मन और नम, मैं आपको उदाहरण में और अक्षर बताता हूँ। अगर जिन पर एक मात्रा हो लेकिन वो ऐसे हो, जैसे यशोदा, अभी हमने पढ़ा, एक मात्रा, यशोधरा, यशोगान, यशोगान, मनोहर, मनस्वी, मनोयोग, या नमस्ते, नमो नमः। ये ऐसे जो वर्ड आते हैं जिनमें यश, मन और नम ये हो, तो वहां पर यहाँ जो इन सारे शब्दों में अब हम ये कहें कि एक मात्रा आ रही है, गुणस्वर संधि है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
यहाँ पर इन तीन वाले जो शब्द आते हैं ये वहां पर कौन सी संधि होगी? ये विसर्ग संधि होगी। वहां गुणस्वर संधि का याद नहीं रखना है। जैसे यशोदा शब्द है, अब ये देखिए यशोदा, यशोधरा, तो इस ओ के स्थान पर इस यशोदा शब्द में ये नहीं देखना है कि यहाँ गुणस्वर संधि हो सकती है कि ओ आ रहा है, यश यश प्लस उदा, गलत। यहाँ पर जो है ये ओ का विसर्ग हो जाएगा प्लस दा। सिर्फ ओ जो है यहाँ यशोधरा में भी यश है प्लस धरा, यश है प्लस गानम, मने है प्लस हरे, मने है प्लस वी, मने है प्लस योग, नमे है प्लस ते, नमे है प्लस नमे है। तो वहां पर जो आपको है वो विसर्ग संधि करनी है इन तीन शब्दों में मुख्य रूप से, ना कि गुणस्वर संधि। तो इन चीजों को आप इसको इन तीनों शब्दों को याद रखें कि यश, मन और नम, इन तीन शब्दों में जहां पर एक मात्रा इनके ऊपर हो गुणस्वर संधि न हो करके आपको वहां पर विसर्ग संधि करनी है। विसर्ग संधि में और भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उत्तर है, एक मात्रा वाले में तो उत्तर ही होगी, उत्तर विसर्ग संधि होगी। बाकी शब्दों में आपको जैसे मनश्री है वहां पर सप्त संधि होगी, यहाँ एक मात्रा नहीं है। तो जैसे और शब्द ले सकते हैं, इनको आप करके देखिएगा इन उदाहरण को। जैसे यशोगानम है, यहाँ यशो गानम, उदाहरण है यशोगानम। अब ये नहीं कि यहाँ पर जैसे एक मात्रा है ओ की है तो गुणस्वर संधि करनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यश, जहाँ पर यश शब्द आया तो यहाँ यश है, इस ओ के स्थान पर क्या होगा? विसर्ग, और प्लस जो बचा हुआ है गान का, सीधा का सीधा। कोई सा भी शब्द ले लो, मनोयोग, मनोयोग में भी यहाँ पर ओ आ रहा है, तो मैंने अभी कहा कि यश मन है, मन, और बचा क्या? योग। और ये गुण संधि ना होकर के कौन सी होगी? उत्तर विसर्ग संधि। और भी ले सकते हैं, बहुत है, जैसे मनोज, तो यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी? मन है प्लस जो बचा हुआ है ज। इन सब में कौन सी संधि है? उत्तर विसर्ग संधि। इन सब शब्दों में तो यहाँ आपको पहचान रखनी है, उत्तर विसर्ग संधि और गुणस्वर संधि में अंतर रखना है। दोनों पर, यहाँ पर भी एक मात्रा ऊपर है और गुणस्वर संधि में भी एक मात्रा ऊपर आती है। लेकिन आपको ये तीन शब्द ध्यान रखने हैं कि यश, मन और नम, ये मैंने आपको बहुत से उदाहरण दे रखे हैं, और भी उदाहरण